हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 11th बिजनेस स्टडीज के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर फर्स्ट चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर के 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज सेकंड चैप्टर का डे 5 है जिसके अंदर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस करा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कस करा और हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करा। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सोल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब समझ में आने से पहले आपको एक वर्ड है जिसका मतलब समझ में आना चाहिए, वो वर्ड है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज को ज्यादा स्केल पे करते हो, लार्ज लेवल पे करते हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको लेके चलते हैं। मान लो आप कोई मार्केट से चीज लेके आ रहे हो जो 1 kg की 50 रुपीज में पड़ती है। अब अगर आप उसको 10 kg परचेज कर लोगे तो वो 50 रुपीज पर kg के हिसाब से आपको मिल रही थी। 10 kg में हो सकता है शॉपकीपर आपको 400 रुपीज में दे दे। इसका मतलब 10 kg परचेज करने में पर kg का रेट कम होके 40 रुपीज पर kg आ गया। ऐसे जितना ज्यादा आप किसी चीज को लार्ज स्केल पे करोगे उतना ज्यादा आपको वो चीज सस्ती पड़ेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल कोई काम करता है तो उसको महंगा पड़ेगा, बट अगर काफी सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं, सपोज मिलकर गुड्स को परचेज कर लेते हैं, तो वो गुड्स उनको कम रेट पे मिलेंगे, तो उससे वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर काफी सारे लोग वॉलंटरली अपनी मर्जी से मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं ताकि मिलकर किसी काम को करा जा सके और एक दूसरे की हेल्प हो सके। क्योंकि जब काफी सारे लोग मिलकर किसी काम को करेंगे तो उस काम को लार्ज स्केल पे किया जाएगा, जिससे कि हमें इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई कैसे जाएं? क्या कोई भी इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के काम शुरू कर सकता है? आंसर है नहीं। इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है। आपको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो कम से कम 10 इंडिविजुअल्स चाहिए। 10 इंडिविजुअल्स जाएंगे और अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अगर हम अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं तब हम सोसाइटी बना सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए अपनी मर्जी से नहीं बनेगी, आपको लीगली उसको जाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और उसके लिए कम से कम 10 लोगों का मेंबर होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मतलब है क्या। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वॉलंटरी का मतलब होता है जब इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, who join together with the motive of welfare of the members, जो आपस में जुड़ के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल देते हैं। इट इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो रूल्स गिवन है वो गिवन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में। उसके अंडर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। The process of setting up a cooperative society requires the consent of at least 10 adult persons to form a society. मैंने अभी आपको बताया कम से कम 10 लोगों की जरूरत है सोसाइटी बनाने के लिए। 10 या 10 से ज्यादा लोग जा सकते हैं सोसाइटी बनाने के लिए। The capital of the society is raised from the members through issue of the shares. जितने भी लोग सोसाइटी मिलकर बनाएंगे वो कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज करके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर शेयर्स परचेज करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली जो मेंबर्स हैं वही उसके अंदर कैपिटल लगाएंगे। द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी उसका एग्जिस्टेंस मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से अलग हो जाएगा। इसका मतलब सोसाइटी के कामों के लिए मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। सोसाइटी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेगी तो वो सोसाइटी के नाम से होगा, मेंबर्स के नाम से नहीं होगा। किसी ने अगर केस फाइल करना है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट होगा, मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं होगा। तो इन द आईज ऑफ लॉ
जो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस होगा और जो मेंबर्स का एग्जिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, वहां पर बिजनेस का एग्जिस्टेंस और ओनर्स का एग्जिस्टेंस एक ही होता था, बट यहां पर एग्जिस्टेंस अलग अलग है। आप सोसाइटी के काम के लिए मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट है वॉलेंटरी मेंबरशिप। वॉलेंटरी का मतलब होता है मर्जी से, तो इसके अंदर मेंबर बनना या ना बनना हमारी मर्जी है, किसी को फोर्सफुली मेंबर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंटरी। वॉलेंटरी है, कोई कंपल्सरी नहीं है, जो भी अपनी मर्जी से मेंबर बनना चाहे बन सकता है। A person is free to join a cooperative society and can also leave it at any time as per the desire. कोई मेंबर जब भी मेंबर बनना चाहे वो बन सकता है, और कोई इंडिविजुअल मेंबरशिप छोड़ के जाना चाहे तो वो छोड़ के भी जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है। Although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society, there is no compulsion to remain a member. अब अगर कोई मेंबरशिप छोड़ के जाना चाह रहा है तो उसको उसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा, बट मेंबर बने रहना उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, और इसमें मेंबरशिप सभी के लिए ओपन होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर। ऐसा नहीं है कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन करोगे रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, आप किसी टाइप की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। देन लीगल, अभी मैंने आपको बताया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से अलग है, उसका एक लीगल स्टेटस है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन के बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनेगी। दिस प्रोवाइड्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर्स का एग्जिस्टेंस अलग है, सोसाइटी का एग्जिस्टेंस अलग है। लीगली सोसाइटी अलग है, मेंबर्स अलग है। सोसाइटी के काम के लिए मेंबर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा तो सोसाइटी के नाम से करा जाएगा, कोई प्रॉपर्टी परचेज करी जाएगी तो सोसाइटी के नाम से करी जाएगी। स्यू का मतलब होता है केस करना। अगर किसी ने हमारे अगेंस्ट केस करना है या हमने किसी के अगेंस्ट केस करना है तो वो सोसाइटी के नाम से होगा, मेंबर्स के नाम से नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स के लीगल एग्जिस्टेंस से अलग है। देन लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में आपने कहा था लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जितना हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, अगर लॉस ज्यादा हो गया तो उसके बदले हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बड़ा अच्छा फीचर है कि उसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड है। एक मेंबर ने जितना पैसा लगाया है बस उतना ही पैसा डूब सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता। तो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। एक मेंबर ने जितनी कैपिटल लगाई है उसकी लायबिलिटी बस उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क डेट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। तो उसका रिस्क डिफाइंड है। सपोज मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर बनता हूं और मैं उसमें 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देता हूं, तो अब मेरी लायबिलिटी फिक्स है 50,000 रुपीज। अगर लॉस ज्यादा भी हो जाएगा तब भी मुझे 50,000 रुपीज से ज्यादा नहीं पे करने पड़ेंगे। देन कंट्रोल, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल किसके हाथों में है? हजारों लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर हो सकते हैं, तो जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। और वोटिंग राइट्स भी कैसे होता है? एक मेंबर के पास एक वोट होगा, चाहे उसने कितना भी पैसा क्यों ना लगाया हो। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट डाल के एक मैनेजिंग कमिटी को अपॉइंट करेंगे, और जो मैनेजिंग कमिटी होगी वो सोसाइटी को चलाएगी। तो कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, और वो मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट कौन कर रहा है? मेंबर्स। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। अभी मैंने बताया एक मैनेजिंग कमिटी को इलेक्ट किया जाएगा और जो डिसीजंस लेने की पावर होगी उस मैनेजिंग कमिटी के पास होंगी। जनरली 5-6 मेंबर्स उसके अंदर होते हैं जो मैनेजिंग कमिटी का पार्ट बन जाएंगे। द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर्स अ चांस to choose the members who will constitute the managing committee. This lends cooperative society a democratic character. तो हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा, हर कोई मेंबर अपना वोट डाल के मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करेगा, और जो मैनेजिंग कमेटी होगी वो सोसाइटी को चलाएगी। तो बेसिकली जैसे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर भी कंप्लीट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है।
देन सर्विस मोटिव, वो आपको पता ही है, एक दूसरे के साथ जो जुड़ रहे हैं वो एक दूसरे का वेलफेयर करने के लिए है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है जो इनके मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, तो सर्विसेज प्रोवाइड करना है। द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स द वर्किंग, मेन पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विसेज अच्छे से अच्छी देना। इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, अगर पैसा वो कमाते भी हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड्स इन कंफर्मिटी विद द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। कुछ भी पैसा कमाएंगे तो जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मेंबर्स में ही डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं बनती, उनका मेन पर्पस अपने मेंबर्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज देने का होता है। देन अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। मैंने आपको बताया कुछ भी सोसाइटी होगी या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, इक्वल वोटिंग राइट्स, वन पर्सन वन वोट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कंप्लीट डेमोक्रेसी है, एक आदमी के पास एक ही वोट है, उसने कितने भी पैसे क्यों ना लगाए हों। So the principle of one man one vote governs the cooperative society. हर एक इंडिविजुअल के पास एक वोट होता है। Irrespective of the amount of capital contribution by a member, each member is entitled to equal voting rights. कोई कितने भी पैसे क्यों ना लगाए, हर एक के पास वोटिंग राइट्स इक्वल होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आप कह सकते हो कंप्लीट डेमोक्रेसी है। देन लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, रिस्क डिफाइंड है, जितना पैसा आप लगाओगे उतने तक ही आपकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा पैसा नहीं डूब सकता। तो द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में बड़ा रिस्क होता है कि जो पैसा लगाया वो भी डूब सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स are therefore safe from being used to repay the business debts। तो पर्सनल एसेट्स सेफ हैं, खाली बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा रखा है, सोसाइटी में जो पैसा लगा रखा है वही रिस्क पे आएगा। देन स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में अगर पार्टनर को कुछ हो जाए या सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर्स की डेथ होने से सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, वो ल्यूनेंट इनसेन हो जाए, सोसाइटी चलती रहेगी। सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे, मेंबर्स की लाइफ या डेथ से उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर्स को कुछ भी हो जाए, सोसाइटी पे फर्क नहीं पड़ता। अ सोसाइटी देयरफॉर ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप। कोई मेंबर आ रहा है, कोई मेंबर जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है, सोसाइटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, सोसाइटी जो है वो चलती रहेगी। तो इसका एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस है। देन इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है। क्यों? जो मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जनरली वो ओनोरेरी सर्विसेज देते हैं। ओनोरेरी का मतलब होता है फ्री में, जस्ट ओनर के लिए एक इज्जत उनको मिलती है, इसलिए वो सर्विसेज दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे। उसके अलावा मिडल मैन को भी हम हटा देते हैं। जब लार्ज स्केल पे काम करते हैं, हमारा पर्पस है जो बीच में मिडल मैन कमीशन खा रहे हैं उनको हटा दो, तो चीजें सस्ती पड़ती हैं। बहुत काम करना सस्ता है, कोई ज्यादा खर्चे सोसाइटीज के अंदर नहीं है। तो मेंबर्स जनरली ऑफर्स ओनरेरी सर्विसेज, एक तो फ्री में सर्विसेज आ रही हैं, वहां पैसा बच गया। As the focus is on elimination of middlemen, this helps in reducing cost। मिडलमैन को हटा दिया, बीच में जो उनकी कमीशन थी वो भी बच गई, तो खर्चे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर बहुत कम आते हैं। देन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब आप कहोगे गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली गवर्नमेंट का काम कर रही हैं। गवर्नमेंट का काम है लोगों का वेलफेयर करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी लोगों का वेलफेयर करके गवर्नमेंट को एक टाइप से सपोर्ट करती है। तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट का सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हेल्प करती है, उनको टैक्सेस कम लगाती है, उनको सब्सिडीज दे देती है, उनको कंसेशनल रेट्स के ऊपर लो रेट्स पे इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल करा देती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है। The cooperative societies find support from the government in the form of low taxes। सोसाइटीज के ऊपर टैक्सेस कम लगते हैं, सब्सिडीज मिल जाती हैं, छूट मिल जाती हैं, लोन जो उनको मिलते हैं वो कम रेट पे मिल जाते हैं। तो सोसाइटी को गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन, बड़ा आसान है बनाना।
सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाओ, कम से कम 10 लोगों को लेके जाओ और सोसाइटी बना लो। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोसीजर नहीं है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद ए मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, वो मैंने आपको बता दिया, कम से कम 10 लोगों की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। इट्स फॉर्मेशन इज गवर्न्ड बाय, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो रजिस्ट्रेशन होगी दैट इज अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। बस आपको क्या करना है, रजिस्टर करवाना है और सोसाइटी बन जाएगी। तो सोसाइटी को बनाना बहुत इजी है। देन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा इनके पास पैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो इसके जो मेंबर्स बनते हैं वो ऐसे लोग हैं जनरली जिनके पास लिमिटेड मींस हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो कम ही पैसा लगाते हैं। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिविडेंड्स बहुत ज्यादा नहीं देती, तो इसलिए लोग ज्यादा मोटिवेट नहीं होते कि ज्यादा पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाएं। तो सोसाइटीज के पास जनरली पैसों की कमी रहती है, जिससे कि उनको नॉर्मल बिजनेस करने में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। Resources of a cooperative society consist of capital contribution of the members with limited means. जनरली ऐसे ही मेंबर्स बनते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। और लो रेट ऑफ डिविडेंड, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स में जो डिविडेंड्स बांटती है वो भी बहुत कम बांटती है, जिससे कि बहुत ज्यादा लोग पैसा लगाना पसंद नहीं करते। तो मेंबर्स जनरली कम पैसा लगा रहे हैं बिकॉज उनको उसके ऊपर रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। देन इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, अभी आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास पैसों की कमी है, तो वो बड़े ज्यादा अच्छे मैनेजर्स को रखना अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरा, जो लोग वहां पर ऑनररी सर्विसेज दे रहे हैं, जो मैनेजिंग कमेटी है, उसमें भी जो लोग हैं वो अनप्रोफेशनल हैं, जिनको बिजनेस नहीं करना आता, तो जनरली मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती। Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them higher salaries. अभी मैंने बताया बहुत ज्यादा पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास नहीं है, वो बहुत ज्यादा सैलरीज देना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो बहुत एक्सपर्ट मैनेजर्स को नहीं रख सकती। दूसरा, जो मेंबर्स ऑनररी सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं अपनी मर्जी से, वो जनरली प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं है कि वो बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल कर सकें, तो जिसकी वजह से जनरली जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में हमने कहा कि उनको अपनी सीक्रेसी मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी को कुछ नहीं बताना। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर तो आपको मेंबर्स की मीटिंग में सब कुछ उनको बताना पड़ेगा। उसके अलावा जो रजिस्ट्रार है वो जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनको सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स, जब मीटिंग्स होगी तो ओपनली सारा कुछ डिस्कस होगा। एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस एज पर द सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सीक्रेट्स को मेंटेन कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेंबर्स के साथ सब कुछ आपको डिस्कस करना पड़ता है, सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ बताना पड़ता है, तो आप बिजनेस के सीक्रेट्स को मेंटेन नहीं कर सकते कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। देन गवर्नमेंट कंट्रोल, अब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट जो है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट वैसे ही सपोर्ट करेगी? जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करेगी तो उसकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर भी करेगी, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स उसको चलाने में आ जाती हैं। इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब उनको इतने बेनिफिट्स दे रही है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। अब गवर्नमेंट जैसे कहेगी ऑडिट करवाओ, उनको ऑडिट करवाने पड़ेंगे। सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, रजिस्ट्रार के पास जाके अपने अकाउंट को सबमिट करवाना पड़ेगा। इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट इसकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर करेगा, विच नेगेटिवली अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, तो उसकी फ्रीडम पे नेगेटिव असर पड़ेगा, जिससे कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सोसाइटीज के अंदर रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में नहीं रहता, बट सोसाइटीज के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ये बड़ा एक कॉमन सा फीचर है, मेंबर्स में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, जिनके वजह से आपस में उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि मेंबर्स अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए सोसाइटी को यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है सोसाइटी का।
तो इंटरनल क्वारल्स अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट्स में लीड टू डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। कई बार मेंबर्स में आपस में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से उनमें आपस में जिसको कह सकते हैं सहमति नहीं बनती, डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव। कई बार क्या होता है, कुछ मेंबर्स हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सोसाइटी को यूज करना शुरू कर देते हैं, तो यहां पर भी सोसाइटी का बड़ा फिर नेगेटिव यूज हो जाता है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसका यूज शुरू कर देते हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं, नोट्स बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रखे हैं इसके अंदर। फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से क्लियर है, जो कंज्यूमर्स अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हैं, कम रेट पे लेके आना चाहते हैं, वो मिलकर आपस में सोसाइटी बना लेते हैं, जिससे कि लार्ज स्केल पे गुड्स को खरीदा जा सके और बीच में से मिडलमैन को हटाया जा सके। तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। ऐसे कंज्यूमर्स जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे लेना चाहते हैं, वो अपनी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। इट परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर। जनरली वो क्या करते हैं, होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं एंड सेल्स गुड्स टू द मेंबर्स देयर बाय एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। और अपने मेंबर्स को वो गुड्स बेच देते हैं, तो जो बीच में होलसेलर्स या रिटेलर्स थे उनको हमने हटा दिया, जिससे कि गुड्स हमें सस्ते पड़ेंगे। Profit, if any, are distributed on the basis of their capital contribution to the society or purchases made by individual customers. प्रॉफिट जो आएंगे उनको जो जैसे हमारे रूल्स होंगे उसके हिसाब से, जैसे उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके हिसाब से बांट देंगे, या जो मेंबर जितने गुड्स को खरीदता है उसके हिसाब से बांट देंगे। तो बेसिकली मेंबर्स का आपस में बेनिफिट हो जाएगा। हम लार्ज स्केल पे गुड्स को डायरेक्टली होलसेलर से, कुछ केसेस में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी परचेज कर सकते हैं, जिससे सस्ते पड़ेंगे गुड्स हमें। देन प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहां पर जो गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाहते हैं हमें इनपुट अच्छा मिले, रॉ मटेरियल अच्छा मिल जाए, मशीन्स अच्छी मिल जाएं, तो प्रोड्यूसर्स मिलकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के गुड्स को इकट्ठा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन को कर सकें और अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना सकें। These societies are set up to protect the interests of small producers। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो मिलके अपनी सोसाइटीज बना लेते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर्स कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर्स डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। अब हमें गुड्स को बनाने के लिए काफी सारे इनपुट्स चाहिए, तो वो इनपुट्स मिलकर खरीद लेंगे। तो सोसाइटी क्या करती है, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स और जो इनपुट्स चाहिए मेंबर्स को वो खरीदती है और उनके आउटपुट को बिकवाने में भी हेल्प कर देती है। प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से, या जितने जितने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, या जितने गुड्स उनके सेल हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरर जो अपने गुड्स प्रोड्यूस करके उसको दे रहा, तो प्रोडक्शन के बेसिस पर उनमें डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या जिसके जितने गुड्स सेल हो पा रहे हैं उसके हिसाब से डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। देन मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग। तो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए जनरली गुड्स को बेचना भी मुश्किल है, तो ये सोसाइटीज बनी हैं मेंबर्स की हेल्प करने के लिए कि वो मिलकर अपने माल को बेच सकें। सच सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट। मार्केटिंग मतलब बेचना। तो ये सोसाइटीज इसलिए बनी हैं कि प्रोड्यूसर्स को माल बेचने में प्रॉब्लम ना हो। तो मेंबर्स कौन है, ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइसेस पर बेचना चाहते हैं। बीच में अगर मिडलमैन की हेल्प से बेचेंगे वो कमीशंस खाएगा, तो उसमें हमें प्रॉफिट्स कम आएंगे। हम मिडलमैन को हटा के डायरेक्टली गुड्स को बेचना चाह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं उनसे उनका माल इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो मार्केटिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग है, वो सारा काम ये करते हैं, और सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर्स के गुड्स को इकट्ठा करके बेच रही है ताकि अच्छे प्राइजेस मिलें। प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, जिसने जितना कंट्रीब्यूट करा गुड्स के अंदर उसके हिसाब से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मिलके बेसिकली काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने गुड्स को इकट्ठा सेल कर रहे हैं, जिससे मिडलमैन को हटा सकें और हमें गुड्स के अच्छे प्राइजेस मिल सकें। देन फार्मर्स। नाम से क्लियर है, काफी सारे लोग इकट्ठा मिलकर फार्मिंग का काम करना चाह रहे हैं, जिससे लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट मिले, अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर्स मिलें, अच्छे अच्छे सीड्स मिल सकें, जो फार्मिंग के अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, वो हमें मिल सके। तो उसके लिए लोगों ने, फार्मर्स ने इकट्ठे मिलकर अपनी सोसाइटी बना ली। These societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at the reasonable cost। फार्मर्स को जो इनपुट चाहिए उनको कम रेट्स पे अवेलेबल करा दो।
टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर मिलकर सारे फार्मिंग करेंगे तो लार्ज स्केल पे फार्मिंग करी जाएगी, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। सोसाइटीज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेके आना, फर्टिलाइजर्स लेके आना, मशीन्स लेके आना, और मॉडर्न टेक्निक्स लेके आना, जिससे कि फार्मिंग को और अच्छे ढंग से करा जा सके। इंप्रूविंग द यील्ड, इससे यील्ड भी बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और फार्मर्स का रिटर्न भी बढ़ेगा। और उसके अलावा जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है छोटे छोटी जमीन, छोटे छोटे फार्मर्स अगर छोटी छोटी जमीन पे खेती करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, सभी मिलकर अगर लार्ज स्केल पे फार्मिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इनका पर्पस ये भी है कि फ्रेगमेंटेड लैंड्स की बजाय लार्ज स्केल पे फार्मिंग करें, उसका उनको बेनिफिट मिले। देन एक है क्रेडिट का मतलब होता है हिंदी में आप कह सकते हो उधार, मतलब लोन्स देना। तो ऐसे मेंबर्स जिनको लगता है कि जब हमें पैसे की जरूरत हो तो हमें आसानी से लोन मिल जाए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो लोग मिलकर आपस में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेते हैं। दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। क्रेडिट हेयर स्टैंड्स फॉर बेसिकली लोन्स, तो अपने मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड करना आसानी से। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ पर्संस हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब मेंबर्स को लोन चाहिए, आपने कई बार जैसे कमेटी सुनी होंगी, कमेटी में काफी सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और एक आदमी ले जाता है जिसको जरूरत हो, तो बेसिकली वही कंसेप्ट है। इन सोसाइटीज का मेन पर्पस है कि मेंबर्स को लेंडर्स की एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए जो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आपने सुना होगा कई बार बाहर से अगर पैसा लेते हो तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो पर्पस है कि ऐसे लोगों से जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे हमें बचाया जाए। तो सच सोसाइटीज प्रोवाइड लोन्स to members out of the amount collected as capital and deposit from the members and charge low rate of interest। तो सभी मिलकर लोग पैसा लगाएंगे तो सोसाइटीज के पास पैसा आ जाएगा, उस पैसे में से मेंबर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल करवाया जाएगा। और लास्ट जो सोसाइटी है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग, मिलकर घर बनाना। एक इंडिविजुअल जमीन खरीदेगा, घर बनाएगा, महंगा पड़ेगा, काफी सारे लोग मिलकर जमीन खरीद के उस पे फ्लैट्स बना सकते हैं जो कि सस्ते पड़ेंगे। तो इन सोसाइटीज का पर्पस है अपने मेंबर्स को अच्छी से अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज देना कम से कम प्राइजेस पे। कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। ऐसे लोग जिनके पास लिमिटेड इनकम है, अपना अलग से घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करना। The aim is to solve the housing problems of the members by constructing houses and giving the options of paying in installment। घर बनाएंगे उनके बिहाफ पर और उनको ऑप्शंस दे देंगे इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। तो आप खुद सोच के देखिए कितना आसान हो गया मेंबर्स के लिए घर अपना ले पाना। अकेला घर लेने की कोशिश करता नहीं मिलेगा, सोसाइटी ने मिलकर घर बना दिए और सभी को इजी इंस्टॉलमेंट्स में घर अवेलेबल करा रही है, जिससे कि हमारे लिए घर खरीदना बड़ा आसान हो जाएगा। These societies construct flats or provide plots to the members on which members themselves can construct the houses। या तो मेंबर्स के लिए वो फ्लैट्स बना देंगे या मेंबर्स के लिए मिलकर जमीन खरीद लेंगे जिसमें प्लॉट काट दिए जाएंगे और मेंबर्स उन प्लॉट को खरीद के अपने घर खुद बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो बड़ा बेनिफिशियल चीज है कि मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी हो रही है और चीजें सस्ती भी पड़ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से साथ के साथ लर्न कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। जल्दी ही हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।